चलिए, आज हम लोग जो है यानी कि पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि किसने किस पे कितना चार्ज होता है और किसने किसका डिस्कवर किया, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक टेबल बना देता हूँ। उसके अंदर 3-4 चीजें आपको याद रखनी, पूरी समरी है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, मास कितना है, ये सारी चीजें जो हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, और ये रहा एक साइड, ऐसे में डाल देता हूँ। चलिए, इधर साइड में क्या कर देता हूँ, इनका नाम लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन। सर और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोटॉन, और यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूट्रॉन। आपको 3 ही पढ़ने, ज्यादा पढ़ने नहीं है। और यहाँ पे लिख देता हूँ मास, यहाँ पे लिख देता हूँ चार्ज, यहाँ डिस्कवर्ड, ये रिलेटिव मास, रिलेटिव मास। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए रिलेटिव मास, और एक जो यानी कि कंपैरिजन जो है, जैसे कि आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो कितना हो जाता है, तो बताना चाहेंगे? सर 9। 9.1 10⁻⁻31 kg। ठीक, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। ठीक है, अब प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा? 1.672 into 10⁻⁻27 kg। वेरी गुड बेटा, थैंक यू, 27 kg। और न्यूट्रॉन का कितना हो जाएगा? 1.67 into 10⁻⁻27। वेरी गुड, थोड़ा सा ज्यादा होता है, बस इतना से याद रखना कि कई बार जो है ना आपको असर्शन रीजन में पूछ देता है कि न्यूट्रॉन का मास लेस देन प्रोटॉन होता है या ज्यादा होता है, तो आपको बताना है न्यूट्रॉन का मास यानी कि प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा होता है। चार्ज कितना होता है बताइए, क्या मैंने सही लिखा? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। नो सर, माइनस। माइनस। ठीक है, अच्छा अब मैंने सही लिखा -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। नो सर, पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव डाल दें। क्या सही लिखा आपने? नो सर, कहाँ गलती कर दिया? सर पावर ओके, वेरी -19 गुड। रहेगी। यानी कि जो है यहाँ पे जो पावर कभी भी पॉजिटिव में नहीं लिखना है। ठीक है, कई बार एक क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए जो ऐसा नहीं करना। न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? सर 1.6 into 10⁻0 होता है क्या? नहीं, सर 0। यानी कि हाँ, जीरो। यानी कि 0 हो जाता है। ठीक है, इसको डिस्कवर्ड किसने किया था? जे 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 थॉमसन। थॉमसन ने किया था। ठीक है, और प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन। हाँ, गोल्डस्टीन ने किया था। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। जेम्स चैडविक। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से रिलेटिव मास इसका जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, अगर आप करोगे तो यानी कि करीब करीब जो यानी कि कितना ले लेते हैं, 1837 ले लेते हैं, या 1840 भी ले सकते हो, उसको 1 ले सकते हो, 1 ले सकते हो। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप, वैसे तो अप्रॉक्स में आता है, लेकिन आप लोग जो है 1 पॉइंट समथिंग आता है, 1 पॉइंट या भी, लेकिन मैंने जो है यानी कि क्या कर लिया, इस प्रकार से ले लिया। आपको इतनी सारी चीजें जो हमने पिछली क्लासेस में यानी कि बात कर ली। बेसिकली अब दिक्कत क्या आ गया, देखो साइंटिस्ट के सामने, कि उन्होंने क्या करा कि ये सारी बातें जो है कह दी, लेकिन दिक्कत क्या आ गई कि जैसे ही उन्होंने ये बात कही, तो अब लोगों के मन में जो है ये बात उठने लगी कि आखिर इलेक्ट्रॉन होंगे कहाँ, प्रोटॉन होंगे कहाँ, या न्यूट्रॉन होंगे कहाँ। इन बातों को लेके यानी कि क्या होगी, उनके मन में जो है काफी ज्यादा जो है जिज्ञासा होगी कि आखिर ठीक है, अगर जो इसमें ये प्रोटॉन है, अब जैसे मैं कहूँ कि मेरे शरीर के अंदर, अगर अभी जैसे मान लो कि आप लोग डॉक्टर बनने वाले हो, आप लोगों ने बाहर से बताया कि मेरे शरीर के अंदर जो यानी कि सेल है,
या कुछ भी है, तो जैसे कहो कि हड्डी कहाँ है, आपको बाहर से तो नहीं दिख रही है, तो यानी कि आप कैसे करोगे, यानी कि उसके बारे में सोचोगे कि यानी कि मांसपेशी के बीच में है कि मांसपेशी के ऊपर में है, ये किस प्रकार से अरेंज है, यानी कि आपके मन में भी जिज्ञासा है कि जब आप इस चीज की जो है डिस्कवर करोगे, तो यही जो है साइंटिस्ट के मन में भी यानी कि डिस्कवर करने के बाद जो है उनके मन में भी ये क्वेश्चन आने लगा कि आखिर ये सब चीजें कैसे अरेंज है। तो फिर इन लोगों ने क्या करा कि इनके बारे में सोचने लगे कि यानी कि किस प्रकार से यानी कि जो है इनकी अरेंजमेंट होगी। तो सबसे पहले से आते हैं जिनका नाम था थॉमसन। क्या नाम था इनका? थॉमसन था। वैसे इनकी बातें उतनी सही नहीं थी, लेकिन ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या करा कि मॉडल को यानी रखा कि किस प्रकार से यानी कि एटम होंगे, कहाँ एटम होगा, कहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, कहाँ पे प्रोटॉन होगा। खैर एक बात बताऊं, थॉमसन के समय यानी कि सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही थे, इसीलिए इनके मॉडल में न्यूट्रॉन नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा थॉमसन का मॉडल जो था, यानी कि जो वाटरमेलन मॉडल है, इसमें देखना कहीं पे भी आपको न्यूट्रॉन नहीं मिलेगा, सिर्फ क्या मिलता है, प्रोटॉन एंड क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन मिलता है। ठीक है, क्योंकि जिस समय इन्होंने मॉडल दिया था ना, तो उस समय इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, जिस कारण से इनका जो मॉडल था वो किस पे आधारित था, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे। इन्होंने बहुत ही सिंपल सा सोचा कि आखिर बताओ कि कैसे हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि यार प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे कि यानी कि मास पूरी तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। वैसे भी कोई भी सोच सकता था कि यानी कि जो है मास इसी प्रकार से होगा, तो इन्होंने भी वैसे ही सोचा कि क्योंकि जैसे मान लो कि हमारी बॉडी है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उस समय के अनुसार से लोगों को लगता था कि मास ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर जगह पे कंसंट्रेटेड होगा, मास जो है यानी कि क्या होगा, पूरी जगह से फैला होगा। अगर जब पूरे जगह से फैला होगा तो जिस कारण से यानी कि क्या कहा, इन्होंने भी जो मॉडल दिया वो इसी प्रकार से दिया। खैर इस मॉडल को 3 नाम से जाना जाता है, आपको तीनों के तीनों नाम याद रखने हैं कि कई बार जो है यानी कि अलग अलग तरीके से पूछ लेता है। ठीक है, एक क्या होता है, रेजिन मॉडल, एक होता है प्लम प्लोडिंग मॉडल, और एक तीसरा होता है वाटरमेलन। ये सबसे ज्यादा जो फेमस होता है यानी कि किस नाम से होता है, वाटरमेलन के नाम से। खैर आप कभी बार भूल जाओगे कि थॉमसन मॉडल में क्या होता है, आप याद रखना थॉमसन में एम आ रहा है यानी कि क्या हो जाएगा, ये जो है वाटर जस्ट अपोजिट कर दोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, वाटरमेलन के बराबर हो जाएगा। बस थोड़े से याद रखना, आपको याद रह जाएगा, क्योंकि मैंने जब भी बताया बच्चों को कि देखो थॉमसन में एम आ रहा है, एम का जस्ट अपोजिट कर दोगे तो वाटरमेलन हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव जो होगा वो रेड पार्ट होगा यानी कि पल्प होगा, और निगेटिव पार्ट यानी कि क्या हो जाएगा, सीड होगा जो ब्लैक कलर में होगा। यही उन्होंने मॉडल दिया और इसी के आधार पे यानी कि जो है थॉमसन मॉडल का लाया। ये पहले व्यक्ति थे, इसलिए इस मॉडल को हम लोगों ने काफी ज्यादा जो है जोर दिया, और कई ठीक है इनकी बातें गलत थी, लेकिन फिर भी जो है यानी कि काफी हद तक जो है इन्होंने जो है इस प्रकार से देने का प्रयास किया, और ये इनकी जो है बात जो है काफी अच्छी लगी थी उस समय के साइंटिस्ट को। ठीक है, इन्होंने कहा क्या क्या, यहां से पहला क्वेश्चन याद रखना कि जो एटम का साइज होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है, जिसको कई जगह पे 1 एंगस्ट्रॉम भी मिलेगा। ये याद रखना, मैं बता रहा हूं जो जो चीजें आपको मैं कहता हूं याद रखना, उसको याद रखना, जब आप क्वेश्चन बनाओगे ना आपको वो पॉइंट आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, अब देखिए आपके सामने दिक्कत क्या आ रही है कि एटम का यानी कि अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर क्या जितने भी एटम है सबका पावर 10⁻⁻10 मीटर होगा? क्या जितने भी एटम है क्या सबका पावर 10⁻⁻10 मीटर होगा क्या? तो बताना चाहेंगे क्या जितने भी एटम है क्या सबका 10⁻⁻10 मीटर ही रेडियस होगा? ये क्या बता रहा है, ये 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम? कोई बताना चाहेंगे? नो सर, सभी का नहीं होगा। तो फिर क्यों ये दिया हुआ है एन एटम हैज ए स्फेरिकल शेप, रेडियस 10⁻⁻10 मीटर? देखो मैं बता देता हूं आपको, मैं आगे भी बताऊंगा न्यूक्लियस का रेडियस, जब रदरफोर्ड बताऊंगा न्यूक्लियस रेडियस, तो वो कितना हो जाता है, 10⁻⁻15 मीटर हो जाता है। एक्चुअली ना ये रेंज है, ठीक है, यानी कि क्या है, रेंज है, आप आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन लास्ट में जो रेंज आएगा वो 10⁻10 मीटर के करीब करीब आएगा। न्यूक्लियस का जो साइज होगा वो 10⁻15 के करीब करीब जो है आएगा। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो एटम का जो साइज होगा ना वो कितना हो जाएगा, 10⁻10 मीटर होगा।
खैर, आपको एक और बात मैंने बताई थी कि ये स्पेरिकल नेचर का क्यों होता है, शायद याद है कि नहीं याद है आप लोगों को। मैंने दो रीजन कहे थे, 2-3 रीजन कहे थे, 3 रीजन कहे थे। मैंने पहला कहा था ड्यू टू द सरफेस टेंशन, तीसरा हमने कहा था कि एक छोटे से एरिया में ज्यादा से ज्यादा मास यानी कि जो है कंसंट्रेट करके रख सकता है। तीसरा बताया था यहाँ से जो है अगर जो स्पेरिकल शेप होगा तो चारों के चारों जो है डायरेक्शन में यानी कि क्या हो जाएगा, इक्वल फोर्स लगेगा। ये बातें जो है मैंने आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो है मैंने बता दिया। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर, यानी कि क्या हो जाएगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द। जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए तरबूज बना देता हूँ, अभी आप लोगों को शायद तरबूज मिलता नहीं होगा, अभी सीजन है क्या तरबूज का? नो गर्मी सर। में। हाँ, अब वैसे बहुत जगह मिलता भी होगा, लेट लतीफ वाला, वो स्टोरेज वाला। जैसे मान लो ये तरबूज है, इसको मैंने क्या कर दिया, यानी कि जो है रेड पार्ट से जो पल्प को मैंने जो है इस प्रकार, ये जो है यानी कि रेड पार्ट है। अब मेरे पास ब्लैक नहीं है, मैं तो बस समझाने के लिए आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। अब यानी कि ये जो है यानी कि क्या है, यानी कि रेड पार्ट है, और रेड पार्ट को आप लोग क्या कहोगे, प्रोटॉन कहोगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ग्रीन कलर से शीट दिखा देता हूँ, ठीक है, आप समझ जाना। भले मेरे पास अभी ब्लैक कलर नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये जो रेड वाला पार्ट है ना, रेड वाला पार्ट, रेड पार्ट, ये बेसिकली किसका बना होता है, ये क्या होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है, इसका होता है यानी कि प्रोटॉन होता है। दूसरा, ये जो ग्रीन कलर का है, वैसे ये ब्लैक कलर का होता है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ब्लैक कलर का होता है ये। ओके सर, लिखते हो ग्रीन, दिखाते हो ग्रीन और लिखते हो ब्लैक, ठीक है। तो ये जो होता है यानी कि क्या हो जाता है, जिसको सीड भी कहते हो, और ये किसका होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, थैंक यू। अब देखिए, यानी कि बहुत ही सिंपल सा मॉडल था कि इन्होंने कहा कि जब तक फर्दर डिस्कवर्ड नहीं हुआ, मैं बता रहा हूं इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू थी इस मॉडल की, लेकिन जब आगे रदरफोर्ड आए और इनकी जो है यानी कि क्या कर दी, सारी फॉर्मल जो भी इनकी मेरिट थी उनके सारे डिमेरिट में हो गए। कई बार होता है ना कि कब जब तक आप अच्छे हैं तो यानी कि आपकी सारी मेरिट हो जाएगी। अभी देख लो इलॉन मस्क का, 2 साल पहले कहते थे कि इलॉन मस्क जैसा कोई नहीं है, और आज देखो कहते हैं बैंक करप्ट होने वाला है। तो खैर, समय समय की बात होती है। तो यानी कि उसी तरीके से जब थॉमसन ने मॉडल दिया था, तो वहां पे क्या हो गया कि इस प्रकार से रेड पार्ट, ये जो रेड पार्ट है यानी कि इसको हमने क्या नाम दे दिया, यानी कि जो है प्रोटॉन नाम दे दिया। और उन्होंने कहा कि जो मास होगा ना वो पूरा का पूरा एक एक जगह नहीं होगा, पूरे के पूरे हर जगह यानी कि फैला होगा। और जब ये फैला होगा तो इस पार्ट को इन्होंने प्रोटॉन कह दिया, और यहाँ पे जो है क्या कह दिया, इलेक्ट्रॉन कह दिया। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। वो इस प्रकार से बैलेंस होंगे कि वो क्या हो जाएंगे, ओवरऑल यानी कि क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। यानी कि जो इस प्रकार से बैलेंस हो जाएंगे कि वो पूरा का पूरा एटम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इनकी बात यही बात बस सही थी, बाकी सारी बातें इनके आगे चल के गलत हो गई थी। उनकी कौन सी बात सही थी कि उन्होंने कहा था कि जो एटम होगा वो ओवरऑल क्या हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा। इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर है। अब देखो, वापस करते हैं। अब देखो, उन्होंने कहा निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट लाइक रेजिन इन अ पुडिंग, यानी कि इसके अंदर, जैसे ये आप लोगों ने खाया है कभी केक, इस तरह का पेस्ट्री खाया जरूर होगा। इसके अंदर ये देखो किशमिश है, काजू है, जो भी है पता नहीं क्या क्या है, आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, आप लोगों ने खाया होगा, यानी किस प्रकार से। या फिर आप लोगों ने एक और ऐसे भी खाया होगा जो क्या कहते हो, ब्रेड, फ्रूट ब्रेड। उसको अगर जब आप बीच से फाड़ोगे तो देखना उसमें चेरी निकलता है, किशमिश निकलता है, पता नहीं। अब जिसकी किस्मत में जो होगा वो निकलेगा, ठीक है। अब किसी की किस्मत अच्छी होगी तो उसमें जो है काजू किशमिश भी निकल जाएगा, और अगर जो नहीं होगा तो वही चेरी और किशमिश निकलेगा। खैर, मैं मजाक कर रहा हूँ, इसमें कोई किस्मत की बात नहीं है। चलिए यहाँ से देखो, यानी कि ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर, यानी कि उन्होंने जो कहा था कि पॉजिटिव चार्ज किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं रहता, वो क्या होता है, पूरे के पूरे जगह पे यानी कि जो है फैला रहता है।
ये यहाँ नहीं देखना, इधर भी जो है अंदर में भी, ये बाहर का ग्रीन पार्ट है, अंदर में भी आप अगर जैसे तरबूज जैसे देखते हो तो यानी कि इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोगों को ज्यादा क्लियरिटी दिख रही होगी। बस आपको यहाँ से 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो याद रखना है, बाकी आपको यानी कि जो है यानी कि याद नहीं रखना है। कैसे लेट हो गए काजल बेटा आज आप? टाइम भूल गए थे क्या? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे आज भूल गए थे क्या? यस सर। सर वो एक्चुअली सर मैं बायो पढ़ने में लग गई थी, मेरे को याद नहीं था। ओके, चलिए कोई नहीं, ठीक है। यानी कि थॉमसन मॉडल। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया कि मास ऑफ द एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर एटी, यानी कि जो थॉमसन के अनुसार से क्या हो गया कि जो मास होगा वो क्या होगा, पूरे के पूरे जो है यानी क्या हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। और जैसे पूरे के पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, और यहाँ पे जो ये ब्लैक कलर का जो यानी कि सीड है, ये इसको क्या कह दिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये क्या हो जाएंगे, इम्बेडेड हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन एन एटम इन अ सच ए वे दैट द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट इज अचीव्ड, यानी कि वो जो है यानी कि एटम जो होना चाहिए वो ओवरऑल क्या होना चाहिए, यानी कि जो है न्यूट्रल हो जाना चाहिए। यही बात जो है यानी कि थॉमसन मॉडल की थी। अब देखो बस ये इन्होंने, उनकी जो बात सही रही थी सिर्फ कौन सी रही थी, ये वाली बात याद रही थी, ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम, यानी कि इन्होंने कहा कि जो पूरा का पूरा एटम होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि जो है न्यूट्रल रहेगा। और उनकी कोई बात सही नहीं थी, उन्होंने कहा था कि मास ओवरऑल यानी कि जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो गलत कहा। उन्होंने फिर दूसरी बात कही थी कि जो है इलेक्ट्रॉन जो यानी कि इम्बेडेड होंगे जगह जगह, वो भी बात गलत थी। फिर उन्होंने कहा था कि जो ये, इन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में भी उतनी बातें नहीं बता पाए थे, लेकिन इनकी ज्यादा से ज्यादा बातें गलत थी, लेकिन ये बात थी जो उनकी सही थी, याद रखना। ठीक है, अब देखो इनकी जो बातें थी ना, नॉट कंसिस्टेंट विद देयर रिजल्ट ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट, यानी कि जैसे बाद में एक्सपेरिमेंट हुए तो इनकी बातें जो इन्होंने कही थी ना, वो एक्चुअल में सही नहीं रह पाई, यानी कि वो क्या हो गई, यानी कि जो है गलत हो गई। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों को याद रखना। दूसरी, अगर जब मैं यहीं पे लिख दूं आप लोगों के लिए लिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल, आप लोग पहला लिमिटेशन बताना चाहेंगे, क्या लिमिटेशन था? मास इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मास इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इनका जो मास था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। दूसरा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आर नॉट स्टैटिक्स, इनके अनुसार से इलेक्ट्रॉन एक ही जगह स्थिर था, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टैटिक्स, यानी कि वो रुके हुए नहीं थे। ठीक है, और तीसरी बात करें, इलेक्ट्रॉन, The static model does not reflect the movement of electron. ओके, हाँ, आप अब ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन आर नॉट स्टैटिक्स का मतलब हो गया यानी कि वो जो क्या थे, बिल्कुल एक ही जगह स्थिर थे, वो रिवॉल्व नहीं कर रहे थे। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू द थॉमसन मॉडल। आपकी जो भी इच्छा हो आप अपने अपने अनुसार से भी लिख सकते हैं, हम जो आपको कॉमन कॉमन जो है बातें बता दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर जो आप लोगों के पास यानी कि जो तीसरा मॉडल था, यानी कि था क्या था, इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड, जो कि ये बात गलत थी, इलेक्ट्रॉन आर, या मैं ऐसे लिख देता हूं, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मिनट, थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इज नॉट गिवन, इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट वाज नॉट करेक्ट। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो यानी कि क्या था, इधर उधर घूम रहा था। इन सब चीजों के कारण जो यानी कि क्या हो गए, इनका जो थॉमसन मॉडल की ये सारी जो है लिमिटेशन हो गई। अब जब लिमिटेशन हो गई तो यानी कि इसको सुधारने वाला तो कोई होना चाहिए, कि नहीं होना चाहिए? तो इसको Yes, sir. सुधारने के लिए कौन आते हैं? रदरफोर्ड आते हैं। एक्चुअल में इन्होंने बहुत अच्छी काम किया, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं बोलने के लिए भले बोल देता हूँ, उनकी बातें ज्यादा से ज्यादा गलत थी, लेकिन इनके ही बेस पे यानी कि रदरफोर्ड को आगे जो यानी कि डिस्कवर करने में जो मिली। खैर, एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको फटाफट से ट्राई कीजिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए, अगर जब किन्हीं को कोई पॉइंट ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग देख लीजिए एक बार। Sir, option first. ओके, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। यानी कि अब देखो, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एटम कुड बी एक्सप्लेन करेक्टली थॉमसन मॉडल, सिर्फ एक ही
हमने बताया तो वो कौन था, यानी कि जो ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। यही बात उनकी गलत थी। बाकी जो है यानी कि आप जितने हायर पढ़ते चले जाओ तो उसके अनुसार से आप कहोगे तो यानी कि गलत ही होते चले जाएगा। सिर्फ एक ही पॉइंट उनका सही था। ठीक है, ओके। चलिए अब देखो यानी कि कौन आते हैं इस डिस्कवरी के फील्ड में, यानी कि रदरफोर्ड आते हैं। अब जब रदरफोर्ड आते हैं, इन्होंने क्या करा, एटम को लिया, पत्थर पे पटका और फोड़ के यानी कि क्या निकाल दिया, न्यूक्लियस निकाल दिया। ऐसा किया नहीं, इन्होंने क्या किया था, एक बिल्कुल प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन आपको याद रखने के लिए, कई बच्चे भूल जाते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या किया था। तो रदर ने क्या किया, रगड़ रगड़ के फोड़ दिया पत्थर पे, और फिर उसको फोड़ेगा तो यानी कि एटम से क्या निकलेगा, न्यूक्लियस निकलेगा। ठीक है, तो ये बस आपको याद रखना है कि जो रदरफोर्ड ने यानी कि क्या किया था, किस चीज का डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस पे यानी कि जो क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो रदरफोर्ड ने यानी कि क्या कर दिया था, यानी कि जो न्यूक्लियस का जो डिस्कवर किया था, आपको ये बात जो यानी कि क्या रखनी है, याद रखनी है। खैर मैं इसका एक्सपेरिमेंट आपको सेटअप पूरा समझाता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं अपनी तरफ से पहले बनाता हूँ, सारी बातें समझाता हूँ क्यों हमने गोल्ड फॉइल का यूज किया था। 1 मिनट, थोड़ा सा आप लोगों को साउंड का प्रॉब्लम आ जाएगा, 2-4-10 सेकेंड। एक ऑटो हमारे यहाँ पे रहते हैं तो उसके कारण से थोड़ी बहुत हो जाती है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे देखो आप लोगों के लिए, यहाँ पे हमने क्या करा कि ये डिटेक्टर है। ठीक है, डिटेक्टर है, और इस पे हमने क्या करा, फ्लोरोसेंट मटेरियल का यूज कर लिया है। हमने जो क्या यूज कर लिया है, फ्लोरोसेंट मटेरियल का यूज किया है। और जैसे ही फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जेडएनएस कहते हैं। सिर्फ समझाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्लिट का यूज किया, थोड़ा सा स्लिट बीच से निकलेगा, आप लोग समझ जाना कि ऐसा नहीं है कि एकदम जो है यहाँ से निकलेगा, बिल्कुल ये बीचों बीच जो है यानी कि निकल जाएगा, क्योंकि आप लोगों को तो मैं समझाता हूँ। और यहाँ पे आप लोग क्या यूज करोगे, कौन सा पार्टिकल का यूज करते हैं बताइए, अल्फा अल्फा पार्टिकल्स। पार्टिकल। यहाँ पे आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज करोगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज करोगे। ठीक है, और ये जो है यानी कि क्या है, अल्फा पार्टिकल है। आपको बताया था कल, अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अल्फा हीलियम 2 पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब यानी कि ये क्या था हमारा अल्फा पार्टिकल, मैं यहाँ लिख देता हूँ अल्फा पार्टिकल। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करा कि इस प्रकार से ये जो है गोल्ड फॉइल है। ठीक है, यहाँ पे देखो जो एक्चुअल में जो ये स्लीट होता है ना, ये कुछ इस प्रकार से होता है, लेकिन हम लोग समझाने के लिए कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, गोल्ड टाइप का होता है। देखो यहाँ पे जो है यानी कि कितना हो जाता है, इस प्रकार से होता है। देखो छोटा सा स्लीट है, इसी से पास होगा। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को समझाता हूँ कि कैसे रदरफोर्ड ने यानी कि न्यूक्लियस फोड़ के जो है एटम को फोड़ के न्यूक्लियस निकाला। इन्होंने क्या करा कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, रेडियो एक्टिव सोर्स लिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या ले लिया, रेडियो एक्टिव सोर्स ले लिया। रेडियो एक्टिव सोर्स में पोलोनियम का यूज किया,
ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या लिया, गोल्ड फॉइल का यूज किया। अब आपके मन में आएगा कि सर ये सबसे पहले तो स्लिट का यूज क्यों करते हैं, कोई बताना चाहेंगे स्लिट का यूज क्यों करते हैं? सर ताकि अल्फा रेज सर एक प्रिसाइज मैनर में पास हो सके। थैंक यू पायल। यानी कि जो है बिल्कुल, अगर ये स्लिट नहीं होगा तो हो सकता है कि इधर उधर टकराएगा तो आपको सही से ये पैटर्न दिखाई नहीं देगा, यानी कि कौन सी रेज जो है यानी कि कहाँ पे पड़ रही है नहीं पड़ रही है, ये आपको क्या होगा यानी कि विजुअल नहीं होगा, क्योंकि आप सही से अंदाज नहीं लगा पाओगे ना कि कहाँ से आ रही है किधर जा रही है, तो ये चीजें ज्यादा डेविएशन हो जाएगा, तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा जो है दिक्कत हो जाएगी। खैर, अब देखिए जब ये बात हो गई तो यहाँ से हमने क्या करा, स्लिट तो प्रिसाइज मैनर में रेज को पास करेगा ताकि कि आप एक सिस्टमेटिक मैनर में उसका डेविएशन जो है देख सकते हो या डिफ्लेक्शन देख सकते हो। खैर, अब जैसे यहां से टकराया तो टकराने के बाद देखो क्या हो गया कि इसका जो रेज जो है ना वो इधर जाके टकराया और यहाँ पे ग्लो करने लगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ से, बाकी जगह पे भी ग्लो कर रहा था, और इस प्रकार से यानी कि जो है क्या करने लगे, ग्लो करने लगे। जैसे जैसे दूर जा रहे थे तो उनका जो डेविएशन का जो है और वो जो है रेंज क्या था, बिल्कुल कम होते चले जा रहा था। ठीक है, और यहीं पे जो है रिटर्न। खैर, अब देखिए दिक्कत, अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर हमने गोल्ड फॉइल का यूज क्यों किया, इसका थिकनेस कितना था, 100 नैनोमीटर था। ठीक है, कितना था, 100 नैनोमीटर। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर हमने गोल्ड फॉइल को ही क्यों यूज किया। आपके मन में, सबके मन में उठ रहा होगा कि सर ठीक है, आपने मुझे ये तो समझा दिया कि अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, मुझे बताओ सर, दो चीजें मुझे बताओ कि सर आप गोल्ड फॉइल क्यों यूज कर रहे हो और अल्फा पार्टिकल ही क्यों यूज कर रहे हो। पिछली बार भी आपने जो है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में अल्फा पार्टिकल यूज कर लिया, क्यों नहीं आप दूसरे पार्टिकल का यूज करते हो। आपके मन में भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अब देखो सबसे पहले बताते हैं कि अगर आप जिसकी यानी कि बीटा गामा की जो पार्टिकल है उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, जब एनर्जी ज्यादा होगी तो ये बीचों बीच से पार हो जाएगा, यानी कि कोई भी डेविएशन नहीं आएगा, यानी कुछ भी नहीं दिख रहा था कि कैसे जो है इसके अंदर हो रहा था। लेकिन जब अल्फा पार्टिकल का यूज किए, अब देखो अल्फा पार्टिकल यूज करने के 2-3 रीजन थे। पहला, यानी कि अल्फा पार्टिकल का मास जो था वो गोल्ड के कंपैरिजन में बहुत कम था। सर 100 नैनोमीटर थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल, हाँ, यानी कि जो है इसका जो थिकनेस लोगे वो कितना ले लोगे, 100 नैनोमीटर ले लोगे। ठीक है, अब जैसे ही आपने क्या करा, अप्रोक्सीमेटली आप इतना ही ले लेते हैं, कई जगह पे थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो तो आप एडजस्ट कर लेना, लेकिन ज्यादा नहीं रहता, कहीं 110 100 जो है इस प्रकार से दिया रहता है। ओके प्रवीण, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमने अल्फा पार्टिकल को यूज किया। जब अल्फा पार्टिकल को हमने यूज किया तो अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो 4 होता है और इसका जो होता है 109 के करीब करीब होता है। अगर इतना ज्यादा मास होगा तो यानी कि क्या करेगा, उसके अंदर उसको तोड़ नहीं पाएगा। ठीक है, यानी कि उसको क्या करेगा, जैसे मैं कहूं कि मान लो कि आप लोगों के सामने मैं एक समझाने के लिए एक रुई की गठरी ले लेता हूँ। रुई की गठरी समझते हो? यस सर। रुई की गठरी में मैंने क्या करा, लोहे का बॉल रख दिया, मैंने बिल्कुल गोल बनाया और यहाँ पे इस प्रकार से, यानी कि ये रुई की गठरी है और बीच में हमने क्या कर दिया, यानी कि बॉल रख दिया। सपोज करो कि ये बॉल कमजोर होगा, यानी कि अगर जैसे हम लोग सपोज करो कि अगर हमने क्या करा, बॉल अगर जब कमजोर हुआ, जैसे आप किसी भी फल पे अगर जब कोई पत्थर चलाओगे, आपने यहाँ पे मानो कि पत्थर को अल्फा पार्टिकल माना और इस फल पे यानी कि तरबूज पे आपने क्या करा, चलाया, तो तरबूज के क्या हो जाएंगे, यानी कि फट जाएंगे, यानी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन आप तरबूज की जगह पत्थर पे रखोगे तो यानी कि वो फटेगा नहीं, यानी कि आपको एग्जैक्ट डेविएशन मिल जाएगा। इसी तरह से हमने भी यहाँ पे रुई की गठरी के बीच में यानी कि बॉल रखा। ठीक है, अब ये मुझे पता है कि इसलिए हमने इतना ज्यादा हैवी रखा कि ये इसको तोड़ ना दे, इसके न्यूक्लियस को ऐसा ना कर दे कि यानी कि न्यूक्लियस ही टूट जाए, एटम ही यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाए, यानी कि ऐसा ना हो। इसीलिए हमने यानी कि क्या करा कि हमने जो है थोड़ा सा हैवी एलिमेंट लिया। ठीक है, दूसरा, इसके जितने ज्यादा थिकनेस कम करोगे, आप लोग चाहो तो अपने पेज की यानी कि जो कॉपी है, कॉपी पे देखना 3-4 पेज करना, उस पे लाइट पास करना, तो उतने अच्छे से पास नहीं होगा। एक पेज करोगे तो आप काफी चीजें जो है यानी कि देख सकते हो। आप बचपन में खेल खेले होगे कि नहीं मुझे पता नहीं, कई बार हम लोग खेलते थे कि आपको पहचानना था, यानी कि जो है आग मतलब जो है रोशनी दिया जाता था, लेकिन आगे जो है पेपर रखा जाता था, सामने जो है दिखाया जाता था, आपको उसको पहचानना रहता था। यानी कि जैसे ही आप क्या करोगे, जितना ज्यादा थिकनेस लोगे उससे ज्यादा जो है यानी कि पास हो जाएगा रे। आप जितना ज्यादा मोटा थिकनेस करते चले जाओगे उससे रेज जो यानी कि क्या होगा, पास
नहीं होगा। इस कारण से हमने क्या करा, यहाँ पे जो गोल्ड फॉइल का यूज किया। चलिए, अब ये चीजें हो गई। यहाँ पे हमने क्या करा कि एक पूरा चारों तरफ से सर्कुलर यानी कि डिटेक्टर लगा दिया, जो क्या कर सके, यानी कि जो है पूरे रेस को, यानी कि जहां जहां टकराए वहां वहां पे क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। अब ग्लो हुआ तो इससे निष्कर्ष क्या निकला, मैं यहाँ पे निष्कर्ष आपको, आप लोगों के लिए यानी कि जो है यहाँ पे बनाता हूं कि इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला। अब जैसे मान लो कि इन्होंने कहा कि ये जो है यानी कि क्या है, एक न्यूक्लियस है, सॉरी ये एक एटम है और उसके बीच में यानी कि क्या है, न्यूक्लियस है। उनके अनुसार से उन्होंने देखा कि जो मोस्ट ऑफ द रेज था ना वो सीधे सीधे पास हो गया, यानी कि बिना डेविएशन के, यानी कि क्या हो गया, पास हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि उस एटम के पास ज्यादा से ज्यादा स्पेस क्या है, खाली है। तभी तो अगर आप रुई की गठरी में से अगर जब गोली ज्यादा से ज्यादा पास हो जा रहे हैं तो यानी कि इसका मतलब क्या है, यानी कि इसके अंदर जो है खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से इन्होंने भी देखा कि ज्यादा से ज्यादा रेज जो यानी कि सीधे सीधे पास हो रही थी। मैं वहां पे उतने सारे बना नहीं रहा हूं क्योंकि आगे आपके पास डायग्राम में दिखा दूंगा कि कैसे है। दूसरा, इन्होंने क्या करा, देखा कि जो करीब से जा रहे हैं, एकदम बिल्कुल करीब से जा रहे थे, वो डेविएट हो रहे थे। अब आपके मन में आएगा सर ये डेविएट क्यों हो गया। देखो इसका रीजन बहुत ही सिंपल सा है, क्यों यहाँ पे जो यानी कि डेविएट हो गया, क्योंकि आपको पता है अल्फा पार्टिकल पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। 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 अगर इसका मतलब है कि इसके पास यानी कि क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा, तभी तो डिवीजन हो रहा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, यानी कि Yes, तभी yes, sir. पॉसिबल होगा। ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज पॉजिटिव है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव होगा तभी ये डिवीजन होगा। अब आपके मन में आएगा सर ये हैवी है, हो सकता है टकराने के बाद ये डिवीजन हो जाए, आपके मन में आएगा कि नहीं। लेकिन ये टकराता ही नहीं है, टकराने से थोड़ा दूर पहले ही डिविएट हो जाता है। अब जैसे मान लो कि मैं कहूं कि आप लोग ना कभी ना कोई बाइक, अगर जब बाइक तेजी से चला रहा है ना, आप उसको हवा में भी ऐसे धक्का मार दोगे वो पूरा जो है गिर जाता है, जबकि आपने कुछ भी नहीं किया, उसको टच भी नहीं किया। वो कैसे हुआ, यानी कि थोड़ा सा, यानी कि हमने क्या प्रेशर किया, क्योंकि उसकी मोमेंटम इतनी ज्यादा थी कि थोड़ा सा डेविएशन होने से वो पूरा चेंज हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज था और इस पे भी पॉजिटिव था, तो इस बिना टकराए ही से थोड़ा पहले क्या हो गया, डेविएट हो गया। क्या, एक और चीज, जब उन्होंने देखा कि जब सेंटर पे टकराया तो ये देखा कि रिटर्न हो गया 180 डिग्री पे। ये 20,000 में से एक पार्टिकल होते हैं जो क्या हो जाते हैं, 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। आपको ये बात याद भी रखना है कि 20,000 में से 1 अल्फा पार्टिकल जो यानी कि क्या हो जाता है, रीबाउंस हो जाते हैं। ठीक है, जब ये रीबाउंस हो जाएंगे तो जिस कारण से यानी कि आपको क्या मिलेगा, इस प्रकार से। अब यहां से कंक्लूजन क्या क्या निकला, मैं आपको छोटा सा जो है बताता हूं। इन्होंने कहा कि जो भी एटम होंगे ना, उसका स्पेस जो होगा वो मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या हो जाएगा, यानी कि खाली होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस होगा, जो उन्होंने बाद में इसको नाम दिया न्यूक्लियस, उस पे उन्होंने कहा पॉजिटिव चार्ज है। तीसरा बात उन्होंने कहा कि वो उसी पे मास है। अब आपके मन में आएगा कि सर कैसे पता लगा इसी पे मास है। एक्चुअली अगर देखो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता या कोई लाइटेस्ट एलिमेंट होता, तब तो वो क्या कर जाता, यानी कि इसको तोड़ देता, क्योंकि इसके पास क्या है, काफी ज्यादा हैवी है। यानी कि बाकी जगह कहीं डिवीजन नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे हो रहा है। इसका मतलब मास भी क्या हो जाएगा, इसी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होगा। यानी कि जब अगर हम कहें कि इसी पॉइंट पे मास होगा, दो रीजन थे। एक तो यानी कि आप यहाँ से गोली चलाओगे अगर जो रुई की गठरी में, तो उससे टकराएगा, वापस आ जाएगा। दूसरा रीजन था कि इसके अंदर यानी कि क्या निकल रहा था, यानी कि पॉजिटिव चार्ज था अल्फा पार्टिकल, और दोनों यानी कि डेविएशन बहुत ही क्लोज आके जो है क्या हो जाते हैं, यानी कि डेविएट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो मास होगा वो कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस पे होगा, और जो चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज वो कहाँ पे होगा, यानी कि जो है न्यूक्लियस में। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए, सर इसमें कहीं इलेक्ट्रॉन का जिक्र नहीं हुआ क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन का कहीं जिक्र नहीं हुआ, तो सर कैसे पता लगा इलेक्ट्रॉन यानी कि जो यहाँ पे घूम रहा है। उसमें उन्होंने उतनी ये सारी बातें नहीं बताई कि आगे चल के आपको बताएंगे कि कैसे ये सारी चीजें जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये सारी चीजें जो है आगे की क्लास में बात करेंगे। अगर किन्हीं को ये रदरफोर्ड का मॉडल ना समझ में आया हो तो आप एक बार पूछ सकते हैं, किन्हीं के मन में कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। किन्हीं को कुछ लग रहा हो कि सर मुझे एक बार ये समझा दो, मैं बिल्कुल समझाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को लग रहा हो कि ये सर मुझे समझा दो तो प्लीज पूछ लीजिए, कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, किसी तरह का कोई भी हेजिटेशन नहीं करना है,
प्लीज पूछिए। सर मास तो इलेक्ट्रॉन के पास भी जो होता है। मास बेटा मैंने आपको कहा है कि प्रोटॉन का मास इतना ज्यादा होता है कि उसका नेग्लिजिबल हो जाता है उसके सामने, ठीक है। यानी कि एक प्रोटॉन में कितने इलेक्ट्रॉन का मास आ सकता है, 1837, अप्रॉक्स में 8040 लिख देते हैं। इस कारण से उसको जो हम लोग नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। और किन्हीं को कोई दिक्कत है? सर ये आपने गोल्ड फॉइल का क्या बताया था? अच्छा, हमने गोल्ड फॉइल क्यों यूज किया है? यस सर। ओके चलिए, और किन्हीं को कोई डाउट हो? एक दो बार मैं बाकी का भी पूछ लेता हूँ। किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर नो सर। किन्हीं को हो तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, शर्माना नहीं है, क्योंकि आप लोग पहली बार सीख रहे हैं तो सीखने में कई बार चीजें नहीं समझ में आती है। एक बार नहीं, दो बार आप पूछो, मैं बिल्कुल समझाऊंगा। चलिए मैं बता देता हूँ। और तो किन्हीं को नहीं है ना गोल्ड फॉइल के अलावा? चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इन्होंने दो रीजन से यूज किया था। एक तो इनकी मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है। अब मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, उसको आप थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसका मतलब आप कहोगे सर थिन शीट लेने से क्या होगा? अगर आप मल्टी लेयर वाले लोगे, जैसे मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपके लिए जो यहाँ पे बना देता हूँ। जैसे सपोज करो कि मैंने मल्टी लेयर ले लिया, सपोज करो कि मैं 2 लेयर का ले रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को शायद दिख रहा होगा। चाहो तुम 3-4 लेयर ले सकते हो, मेरे को समय लगेगा, इसीलिए जो है मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रकार से दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो है यानी कि मल्टी लेयर है, 1 लेयर 2 लेयर। अब अगर से सोचो कि आप जितना ज्यादा लेयर लोगे, हो सकता था कि वो आपस में दूसरे इससे न टकरा के इससे टकरा के डिवीट हो जाए, क्योंकि जितना ज्यादा हो जाएंगे एटम तो यानी कि न्यूक्लियस, उतना ज्यादा यानी कि ये क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा यानी कि डिवीजन हो सकता था। तो आपको एग्जैक्ट नहीं मिल पाता, जितना पतला होगा तो आपको उतना ज्यादा जो है आपको एग्जैक्ट जो है यानी कि निष्कर्ष मिलेगा। तो जिस कारण से पहले तुमने थिकनेस कम कर दिया, दूसरा इसका मास जो था अल्फा पार्टिकल से बहुत ज्यादा था, जिस कारण से उसके न्यूक्लियस को नहीं तोड़ पाएगा। अगर जो न्यूक्लियस को नहीं तोड़ पाएगा तो जिस कारण से आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। चलो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। अगर बॉल साइज यानी कि जो बॉल आप लोग जो है क्रिकेट में जो बॉल खेलते हैं, अगर जो वो अगर आप लेते हो तो कहा जाता है कि 5 किलोमीटर तक जो है यानी कि एटम का रेडियस होगा। सोचो कितनी छोटी सी बॉल है। या तो वैसे तो आपको कई जगह पे ऐसे बताया जाता है कि मान लो कि जो अगर जो किसी बड़े स्टेडियम की अगर जो सेंटर पे जाके बॉल रख दोगे तो जितना बड़ा स्टेडियम है उतना बड़ा एटम होगा। सोच सकते हो कितना बड़ा होगा, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। खैर यहाँ पे आपको मैं 2 छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा बताना चाहोगे? कितना रेंज? 10 raised to power 15। ओके वेरी गुड। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का रेंज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻15 मीटर होता है। मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं जिससे आप किसी भी एटम का रेडियस निकाल सकते हो। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस यानी कि जो क्या हो जाएगा, R = R0 इंटू A⁻⁻⅓, ठीक है। और ये जो वैल्यू निकलेगी किस में निकलेगी? मीटर में निकलेगी। और यहाँ पे याद रखना कि R0 की वैल्यू कितनी लेनी है? 4/3 इंटू 10⁻⁻15 लेना। ये कांस्टेंट है, आप लोगों को इतना याद नहीं रखना है, यानी कि बस आपको ये वैल्यू याद रखनी है। कि क्योंकि मैंने देखा कि कई बार जो है ना, खैर मैंने नीट में तो अभी तक नहीं देखा है, लेकिन जेईई मेंस जेईई एडवांस में कई बार उन्होंने क्वेश्चन पूछ चुका है, इसीलिए जो है मैंने इसको फॉर्मूले को जो आप लोगों को लिख दिया। मैं पहले 1-2 चीजें पॉइंट इनकी बताता हूं, फिर अगर जो किन्हीं के मन में डाउट आएगा तो फिर इस न्यूमेरिकल पे आपको क्वेश्चन करा देंगे। यहाँ तो बस हमें 3 बातें याद रखनी है कि जो है न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। अब अगर जब भूल जाते तो रदरफोर्ड ने यानी कि फोड़ा था एटम को, तो वहां से क्या निकलेगा? न्यूक्लियस निकलेगा। खैर अब आप कोई भूलोगे नहीं, मुझे पता है कई बार चीजें जो छोटी छोटी चीजें जो ये जो होती है आप लोगों के जो है माइंड में क्लिक कर जाती है। ओके, दूसरा आपको ये याद रखना कि इसके अंदर जो मोस्ट ऑफ द स्पेस होता है वो क्या होता है? यानी कि वैकेंट होता है। तीसरा, इस पे जो चार्ज होता है वो कहाँ पे होता है? यानी कि न्यूक्लियस में होता है। ये 3-4 बातें जो है यानी कि आपको याद रखनी है, ताकि कि जो है आपका कभी भी रदरफोर्ड से यानी कि जो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके चलिए, अब यहाँ पे हम लोग जो पॉइंट दिए हुए हैं, देखो क्या बताया था आपने? सॉरी क्या बोले बेटा? सेकंड पॉइंट क्या बताया था अभी आपने? मैंने कहा 3, मैं फिर से बता देता हूँ।
मैंने कहा कि फर्स्ट पॉइंट यानी कि मोस्ट ऑफ द स्पेस यानी कि क्या होगा, यानी कि वैकेंट होगा। दूसरा हमने कहा कि यानी कि जो न्यूक्लियस पे यानी कि क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तीसरा हमने बताया था कि यानी कि इसका जो मास होगा वो कहाँ पे होगा, यानी कि न्यूक्लियस पे होगा। और अगर जो आपसे रेडियस के निकालने के लिए पूछा जाए तो r0a⁴ लगाना। और पांचवा अगर ये पूछा जाए कि इसका डिस्कवर्ड किसने किया था, तो आपको याद रखना रदरफोर्ड ने किया था। और अगर जो रेंज पूछा जाए 10⁻⁻15, ये एक्चुअली रेंज है बेटा, ये जो है ना 10⁻⁻15 होगा। मैं बता रहा हूँ, कई बार अगर जो आपके सामने पूछ दिया जाए कि बताओ न्यूक्लियस और रेडियस और एटम, तो देखना 10⁻⁻10 कहाँ है। अगर जो इनकेस आपको नहीं आता है तो आप सीधे सीधे उस ऑप्शन पे जा सकते हैं, वो आपको बिल्कुल 99% चांसेस है कि वो सही ऑप्शन होगा। कभी भी आप देखना, आप अगर आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक हो तो वहां पे आप देख सकते हैं, इस टाइप के आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। और जैसे मिलेंगे तो आप वहां पे देखना कई सारी चीजें जो मैं बताता हूँ उसका यूज करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत तो इस बिना जो है फॉर्मूला बनाए कई बार। हाँ बोलिए बेटा। फॉर्मूला में ए क्या है? ए, अच्छा मैंने यहाँ तो मास लिखा ही नहीं यार, अभी मैं क्वेश्चन देता था। एग्जांपल के साथ क्लियर करना सर, एग्जांपल के साथ क्लियर करना। हाँ मैं वही अभी एग्जांपल ही ले रहा था, एटॉमिक मास। एक दो क्वेश्चन दूंगा इसके लिए, आप चिंता मत कीजिए। मैं पहले जो है ना छोटी छोटी बातें जो है इसकी कवर करा देता हूँ, फिर से रिलेटेड जो है मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ रेडियस से रिलेटेड। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो आप लोग, मैंने कहा था कि मोस्ट ऑफ द रेज जो है यानी कि क्या होगा, सीधे सीधे इस डिटेक्टर पे यानी कि जो है स्ट्राइक करेगा और यहाँ पे आप लोगों को ये ग्लो होते जाएगा। जितना ज्यादा एंगल होगा उतनी वैल्यू कम होती चली जाएगी, यानी कि डेविएशन की जो वैल्यू है उतनी कम होती चली जाएगी। इस कारण से देखो ज्यादा से ज्यादा किस रेंज में, यानी कि यहाँ से यहाँ रेंज में, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सीधे सीधे जा रहे हैं। और कुछ यहाँ पे एंगल पे जा रहे हैं, कुछ इधर पे जा रहे हैं। और 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो होती है, यहाँ पे आप लोगों के लिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वहां पे है, ओके कहीं पे लिखा होगा, नहीं है, ओके चलिए कोई बात नहीं। बस आपको याद रखना है कि जो 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो होता है यानी कि क्या होता है, वो रिटर्न बैक हो जाता है 180 डिग्री पे। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, तो यहाँ से आप लोग बिल्कुल आसानी से जो है आप कर सकते हैं। ओके चलिए, तो यहाँ पे ये सारी बातें हैं आप लोगों को मैंने बताया। उन्होंने देखा कि इस प्रकार से एटम होंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही एटम होगा। हमने तो एक एटम लेके आपको समझाने का प्रयास किया, एक्चुअल में आप देखोगे एनसीईआरटी बुक में इसी टाइप के एटम दिए हुए हैं। यानी कि हो सकता है, लेकिन फिर भी इतने सारे न्यूक्लियस होंगे, यानी कि इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा टकरा के इधर उधर होना चाहिए था, लेकिन फिर भी देखोगे तो यानी कि बहुत सारे जो सीधे सीधे पास हो गए। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब उसके अंदर क्या होगा, वैकेंट स्पेस होगा। ठीक है चलिए, अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, क्या ऑब्जर्वेशन मिला, मोस्ट ऑफ देम पास अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि सब जो है ज्यादा से ज्यादा जो रेज थी वो क्या हो रही थी, यानी कि जो सीधे सीधे पास हो रही थी। स्मॉल फ्रैक्शन वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, जितना कम एंगल होगा तो उनकी संख्या थोड़ी सी ज्यादा होती है लार्ज वाले की कंपैरिजन में। वो कहता है वेरी स्मॉल फ्रैक्शन वाज डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल। सपोज करो कि अगर स्मॉल एंगल का डिवीजन 10 हो रहा है तो वेरी लार्ज वाले का जो डिवीजन कितना हो जाएगा, 2 3 जो है इस प्रकार से हो जाएगा। खैर ये ऐसा डाटा मैं बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आप इसका ये नहीं समझना कि जो स्मॉल वाला जो 20,000 में 10 होता होगा, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप लोग जो है यानी कि इसका यूज कर सकते हैं। और आपको मैंने कहा कि 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल, तो इसको याद रखना क्योंकि ये जो है आपके काम आ जाएगी। ओके चलिए, अब देखो ऑब्जर्वेशन की हम लोग बात करते हैं। हाँ कृति शर्मा, कुछ डाउट है? नो सर। ओके थैंक यू। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल विदाउट डेविएशन, यानी कि ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि देखा गया कि ज्यादा से ज्यादा जो यानी कि पार्टिकल क्या है वो बिना जो है डेविएशन के जो है सीधे सीधे पास हो गए। कंक्लूजन, इसका मतलब क्या है कि उसके पास कैसा स्पेस है, यानी कि स्पेस यानी कि क्या है, ज्यादा है, जिस कारण से हम लोगों ने उसको क्या कहा कि उसके अंदर जो है वैकेंट स्पेस ज्यादा है। फ्यू अल्फा पार्टिकल वेर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, जो बहुत कम यानी कि जो फ्यू पार्टिकल थे वो डिफ्लेक्टेड हो रहे थे। इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल रीजन, तभी ये क्या हो रहा होगा, डेविएशन हो रहा होगा। ठीक है, अब उसमें से हमने कहा कि जो 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट करेगा, स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज कोर एट द सेंटर, यानी कि जो सेंटर पे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जो है यानी कि हो जाएगा। ठीक है, atom consist of a small positively charged core at the center which almost carry entire mass of the atom, यानी कि जो सारा का सारा मास था वो कहाँ पे होगा, यानी कि न्यूक्लियस में होगा। जैसे कि थॉमसन के अनुसार से उन्होंने कहा था कि जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जो कि गलत बात थी, वो यूनिफॉर्मली नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, सेंटर पे हो जाएगा। चलिए
मैं यहीं पे एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एल्युमिनियम एटम। ठीक है, यानी कि आपसे क्या कह रहा है, एल्युमिनियम एटम का जो है यानी कि निकालना है। आपको फॉर्मूला मैंने बताया R इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। आर नॉट की वैल्यू आपको बताई 4/3 इंटू 10 टू द पावर यानी कि जो है -50, और ए जो होता है यानी कि क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। क्या आप लोग ट्राई करना चाहेंगे? यस सर। ओके, ट्राई कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सर 4 into 10 raised to power -15 मीटर। ओके, वेरी गुड, थैंक यू बेटा, सही आंसर आपका। हाँ बोलिए प्रवीण। सर 3.6 into 10 raised to power -15। मेरे ख्याल से कट जाएगा, 4 × 10 to the power 15 आ जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम 27 होता है ना मास। मैं किसी दिन 1 से 30 तक आपको क्लास में याद कराने का एक छोटा सा टेक्निक मेरे पास है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। कई बच्चों को शायद मास एल्युमिनियम का पता नहीं हो, तो मैं एल्युमिनियम का मास लिख देता हूँ 27। 1 से 30 तक आप लोगों को सोचना नहीं है। 4.5 multiplied by 10 raised to power 15 meters। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए, आप लोगों ने बना लिया। अब यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू कितनी हो जाती है, 4/3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए आपके सामने ए पे पावर कितना है, 1/3 है। अब यानी कि आप सबसे पहले आर नॉट की वैल्यू लिख लो, यानी कि 10 टू द पावर -15। ए यानी कि एटॉमिक मास है एल्युमिनियम का, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और 27 पे पावर कितना हो जाता है, 1/3। 1/3 का मतलब यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि क्यूब निकालना है। अगर जब क्यूब निकालना है तो यानी कि कितना हो जाएगा, 4/3 इंटू 10 टू द पावर -15 इंटू, और इसका क्यूब करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 3। और इस 3 से ये 3 कटा दोगे, यानी कि आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 टू द पावर -15 मीटर। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसकी जो है वैल्यू निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन देता हूं आप लोगों के लिए। आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? यस Yes, सर। yes। चलिए, unknown gas, unknown gas mass, unknown gas mass was 64 gram. Then find the nucleus radius, radius of nucleus of atom, radius of nucleus। ठीक है, ऑफ अननोन गैस। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अननोन गैस। यहाँ पे अननोन, थोड़ा सा स्पेलिंग सही कर देता हूं। ठीक है, अब आप लोग इसको बनाइए। मेरे ख्याल से बन गया होगा। आप So फ्रैक्शन में नहीं आओ। 10 raised to power 10 to the power -15। ओके, वेरी गुड। आप लोग सीधे सीधे 4.4 multiplied by 10 raised to power -15 meters। हाँ, आप लोग चाहो तो वो उसमें भी लिख सकते हो बिना फ्रैक्शन के, यानी कि रेशियो के टर्म में भी लिख सकते हो। आपको जो है दोनों में से कोई आंसर दिया रहेगा। चलिए, आप सभी ने, बाकी लोगों को यानी कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes sir। हाँ, जिनको नहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछते चले जाना, क्योंकि हमें जो है ऐसा नहीं कि आप लोग जो है ना समझ में रहो फिर भी पूछ लो, पूछना नहीं है, पूछना है। ठीक है, आर इक्वल टू, मैं सीधे सीधे आर नॉट की जगह पे 4/3 इंटू 10 टू द पावर कितना लिख देता हूँ, -15, और इसका मास यानी कि मैं 64, और यहाँ पे कितना लिख देता हूँ, 1/3 लिख देता हूँ।
ठीक है, यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 4, यानी कि 4 का 1/क्यूब करोगे तो यानी कि, अच्छा किन्हीं को ये तो दिक्कत तो नहीं है ना क्यूब निकालने में, किन्हीं को है क्या? ओके, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ से 16/3 इंटू 10⁻⁻15 और यहाँ पे 5.33 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। देखो यही मैं कह रहा था कि रेंज जो होगा ना वो 10⁻⁻15 में आएगा, बाकी ये वैल्यू आगे की वैल्यू यानी कि चेंज हो जाएगी, जिस कारण से यानी कि हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे ख्याल से जेईई मेंस में आया था, शायद आप लोगों को कई बच्चे इसको रट ही लेते हैं, मेरे को पता है। फाइंड द रेशियो ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस रेडियस। शायद आप लोगों को याद ही होगा एटम एंड न्यूक्लियस के रेडियस। हाँ मेरे को पता था, बहुत सारे बच्चे को ये याद रहता है। 10⁻⁵ B 10⁵ C 10⁻10 और D 10⁻15। ठीक है, तो आपको यानी कि क्या करना है, इसका राइट आंसर बताना है। क्या आप लोगों को पता है जागृति? कैसे आज इतने लेट हो गए जागृति बेटा? ठीक है, भूल गए थे क्या? आज क्लास 8:30 बजे से है। चलिए यहाँ से आपको यानी कि रेडियस का रेंज निकालना है, तो यानी कि क्या आ जाएगा, एटम का 10⁻⁻ कितना होता है, -10 होता है। ठीक है, रेडियस यहाँ लिख देता हूँ, रेडियस 1 मिनट, यानी कि रेडियस ऑफ एटम, रेशियो निकालना है तो जैसे कह रहा है, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ एटम कितना दिया है 10⁻⁻10 और यानी कि कितना हो जाएगा 10⁻⁻15। अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि इसका रेशियो करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 10⁻5 और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा P। यानी कि इस प्रकार से आप यहाँ से निकाल सकते हो। चलिए अब ये सारी पॉइंट हमने जो है यानी कि इनकी क्या क्या जो है यानी कि फीचर थे और फिर इनकी डिमेरिट पढ़ेंगे, फिर आगे हम लोग जो है यानी कि मूव कर जाएंगे। कहता है कि इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन एन एटम। इन्होंने कहा कि ये जो ना इलेक्ट्रॉन होंगे, अब इन्होंने इनके सामने दिक्कत क्या होगी, इन्होंने ये तो कह दिया कि प्रोटॉन यहाँ होंगे और जो है जब प्रोटॉन यहाँ होंगे सारा मास यहाँ पे कह देते यानी कि न्यूट्रॉन भी यहाँ हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो क्या हो रहे होंगे, बाहर घूम रहे होंगे, और जब बाहर घूम रहे होंगे तो उसके बीच में एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक्स का मतलब होता है यानी कि जो है प्रोटॉन और जो है इलेक्ट्रॉन के बीच जब लगता है, इस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब आपके मन में आएगा सर सिर्फ अट्रैक्शन ही लगता है क्या, रिपल्सन नहीं लगता है क्या? हाँ रिपल्सन भी लगता है, लेकिन उसकी कंपैरिजन में बहुत कम लगता है, जिस कारण से हम लोग यहाँ पे जो है ज्यादा फोर्स होता है, जिसमें ज्यादा जो प्रॉपर्टी होती है उसी के अनुसार से यानी कि क्या करते हैं, यानी कि जो है वो करते हैं, मेरे के अनुसार से उसको बताता है, जिसके अंदर सब बच्चे लोग कितना हल्ला कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा कि इनके बीच में जो है यानी कि क्या हो जाएगा कि इतना जो है फोर्स लगेगा, तो जिस कारण से ये जो है आपस में बंध होंगे। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे इसके पास एनर्जी रहती है, कैसे ये चीजें रहती है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे बोर्स मॉडल पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये चीजें जो है समझ में आएंगी। लेकिन दिक्कत क्या आ गई, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये नहीं बता पा रहे थे कि किस किस पोजीशन में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ है कि कहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है कहाँ है, ये इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बता पा रहे थे, जो इनके कारण से बहुत बड़ी जो है डिमेरिट रह गई। दूसरी डिमेरिट क्या रहेगी कि उस समय के अनुसार से फिजिक्स के एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, वो क्रिकेट वाला मैक्सवेल की बात नहीं कर रहे हम लोग जो छक्के लगाता है, यहाँ पे इन्होंने फिजिक्स में जो है छक्के लगा रहा था इलेक्ट्रिसिटी में। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है ना, अगर वो मूव करेगी ना
तो वो क्या कर जाएगा कि कुछ दूरी के बाद जो यानी कि रुक जाएगा। बिल्कुल सही बात है यार, इसमें कोई भी लॉजिक कहेगा कि हाँ सर दुनिया में जब भी हम फुटबॉल को पैर से मारते हैं, किक करते हैं, तो थोड़ी देर में यानी कि क्या हो जाता है, वो रुक जाता है। इतनी सी बात सबको क्लियर है, यानी कि वो क्या हो जाएगा कि थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, यानी कि जो है रुक जाएगा। और जब वो रुक जाएगा तो जिस कारण से यहाँ पे भी रुकना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो कैसे आप कह रहे हो कि हमेशा जो है यानी कि क्या कर रहे हैं। ओके चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको अभी बताऊं या फिर देखो एक्चुअली मैं फटाफट से बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। जैसे मान लो कि मेरे पास ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये तभी पॉसिबल होगा यानी कि रिपल्सिव फोर्स जब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन पे, जैसे मैं अगर सोडियम की बात करूं 11 प्रोटॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा, जबकि अट्रैक्शन कितने प्रोटॉन का होगा, 11 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन का होगा। तो जिस कारण से यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, काफी जो है ज्यादा हो जाता है, जिस कारण से जो रिपल्सिव फोर्स उतना ज्यादा डोमिनेंट नहीं हो पाता है। और जो डोमिनेंट होता है वो कौन सा होता है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, हाँ मैं ये बता रहा था कि उस समय के अनुसार से आपको खुद ही मैंने कहा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल थ्योरी कि वो क्या हो जाएगी, उसकी एनर्जी खत्म होगी। अगर जो उसकी एनर्जी खत्म होगी तो यानी कि धीरे 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 क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में आके कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं। अगर जो मैं कहूँ ऐसा होता तो धीरे धीरे सबकी साइज घटती चली जाती। मैं कंपनी से मार्कर लेके ये पेन लेके आता कि मैं इतना मेरी जो है इतनी साइज है, लेकिन जैसे ही क्या हो जाएगा कि थोड़ी देर बाद यानी कि क्या हो जाता है 2 साल या 2 महीने बाद में थोड़ा थोड़ा धीरे 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 कम होते चले जाता। अगर ये थोड़ा थोड़ा कम होते चले जाता तो जिस कारण से क्या हो जाएगा कि जो है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो जो है यानी कि वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा एक्ट करते रहता है, जिस कारण से वो हमेशा कंटिन्यूअस मैनर में मूव करते रहता है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, यानी कि इन्होंने ये भी नहीं बताया कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने डिस्टेंस पे है और कितनी जो है उनके बीच में जो है फोर्स लग रही है। इन सब चीजों के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, जिस कारण से ये जो है उनके ड्रॉबैक थे। ये याद रखना, इन सबके ड्रॉबैक, इनके 3 मेजर ड्रॉबैक थे। पहला कि इन्होंने जो यानी कि क्या करा कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बता पाया कि कैसे ये स्टेबल है, यानी कि न्यूक्लियस अगर जब वहां पे है तो कैसे ये सारे जो है यानी कि एटम इलेक्ट्रॉन जो है आपस में बंधे हुए हैं, इस बात को नहीं बता पाया। दूसरा, उन्होंने ये भी नहीं बता पाया कि अगर जब कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है तो उसके अनुसार से एनर्जी कम होनी चाहिए, और अगर जो एनर्जी कम होगी तो धीरे धीरे आके क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में आके मिल जाएगा। तीसरा, इन्होंने नहीं बता पाया कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, इलेक्ट्रॉन की कहाँ कहाँ जो यानी कि क्या कर रहे हैं, यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन जो है, इन सब चीजों के बारे में भी उन्होंने कोई बात नहीं बताई थी। ठीक है, चलिए तो ये जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाइए, फटाफट से ट्राई कीजिए। सर ऑप्शन सी। ओके, वेरी गुड। सर ऑप्शन थर्ड। ओके, सबका बन गया। देखो कहता है कि कुड नॉट डिराइव द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम एम्प्टी, बिल्कुल सही था। The radius of atom is 10 to the power minus 10 meter, while the nucleus of 10 to the power minus 15. Okay, very good, Himani. Electron move in a circular path of fixed energy called orbit, यानी कि उन्होंने ये बात नहीं कही थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी या थर्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि ये बात उन्होंने कही थी। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। चलिए, मिलीकेन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या करा, मैं देखो डायग्राम नहीं बनाता हूं क्योंकि मेरे पास आधे घंटे ही बचा है, मुझे ज्यादा चीजें कवर करनी है। मैं इसी डायग्राम में इसको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। कि मिलीकेन ने क्या करा कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया था। किस चीज का किया था मिलीकेन ने, चार्ज ऑफ, कितना चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन पे, ये जो है यानी कि किसने बताया था, मिलीकेन ऑयल ड्रॉपलेट के मेथड से यानी कि जो है बताया गया। बताया कैसे गया था, ध्यान से सुना। इन्होंने क्या करा कि एक एटमाइजर लिया। एटमाइजर का काम होता है कि कोई भी लिक्विड को वो क्या कर देता है, एटम के साइज में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे जो यूज करते हैं ना फ्यूल, वो कौन सा यूज करते हैं, वैक्यूम ऑयल यूज करते हैं। अब ये वैक्यूम ऑयल क्यों यूज करते हैं, ताकि कि वो आपस में चिपके ना, हो सकता है कि ऑयल ऑयल चिपक जाए, यानी कि बिल्कुल अलग अलग यानी कि इस फॉर्म में होना चाहिए। तो इस कारण से इन्होंने क्या करा कि जो है यहाँ एटमाइजर में ये जो लिक्विड होता है ना, वैसे तो आपकी बुक में लिखा होगा ऑयल, आप एनसीईआरटी की बुक देखना, वहां ग्रीन कलर का एक छोटा सा डिब्बा बना होगा, वहां पे पढ़ना। आपको कई बार जब मैं कहता हूं तो बुक को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए।
वो एनसीईआरटी बुक है ना, वही सब सर्वसर्वा है, वही आपके लिए सब चीज है, उसी को आप पढ़ा कीजिए, उसी में बार बार जो है हाईलाइट करते रहिए जो जो चीजें आपको याद नहीं होती है। और उसके जो ऊपर में जैसे टॉप के जो खाली जगह है उन पे वो पेज के जो आपको याद नहीं रहता या जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जब भी कभी भी रिकॉल करना हो तो उस पे जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है, पल्लवी ठाकुर आज आप बड़े जल्दी आ गए हैं, कैसे लेट हो गए, कुछ तो बताइए। सर हम नहीं बताएंगे, कहीं और क्लास कर रहे थे क्या बेटा, या कहीं और पढ़ रहे होंगे, चलिए कोई बात नहीं, होता है कई बार, चीजें जो है जिंदगी है, आगे नीचे होते रहता है, फिर भी आप सवेरे हो, जब जागो तभी सवेरा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यानी कि जो है बात करते हैं यानी कि किसमें, ये एटमाइजर का, यहाँ पे हमने बता दिया एटमाइजर का काम क्या होता है, यानी कि जो है एटम के साइज में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो प्लेट है ये कैसा पॉजिटिव में बताऊंगा क्यों पॉजिटिव ऊपर रखा, और ये प्लेट यानी कि क्या है निगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करो कि एक्सरे यानी कि कोई भी आयनाइजिंग रेडिएशन डालो, एक्सरे यानी कि जो है आप क्या कर सकते हो यानी कि जो है डाल सकते हो। अब जैसे ही डालोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा कि यहाँ से जो है आयन के फॉर्म में यानी कि कन्वर्ट हो जाएंगे, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। और यहाँ पे ये जो है यानी कि माइक्रोस्कोप है, आप माइक्रोस्कोप से क्या कर सकते हो देख सकते हो। चलिए अब शुरू करते हैं कहानी। यहाँ से जैसे ही आपने इसको प्रेस करोगे तो ये एटम के फॉर्म में यानी कि होगा, और यहाँ पे क्या है यानी कि एक छोटा सा होल होता है, और उस होल से यानी कि क्या होगा यहाँ पे जो है लिक्विड जो है ऑयल जो है यानी कि क्या होगा नीचे नीचे की ओर जो है आएगा। ओके, अब जैसे ही यहाँ पे अगर जो ऑयल आएगा तो यहाँ पे आपने क्या रखा हुआ है आयनाइजिंग रेडिएशन, ये क्या करेगा उस ड्रॉप एटम के ड्रॉप को आयनाइज कर देगा। ये यहाँ पे जो गैस है इसको भी ड्रॉप को आयनाइज कर देगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये ऑयल गिरा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और ये जैसे ही इसके पास आता है तो ये क्या हो जाता है यानी कि चिपक जाता है। तो इस कारण से इसका साइज जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कभी भी क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास अगर किसी पे निगेटिव चार्ज आता है तो उसका साइज क्या हो जाता है बढ़ जाता है। किस रीजन से बढ़ता है वो आगे मैं बताऊंगा, फिलहाल अभी आप समझ लो कि अगर किसी एटम पे निगेटिव चार्ज है और नॉर्मल उस पर कोई चार्ज नहीं है तो निगेटिव चार्ज वाले बड़े होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज है तो वो साइज में क्या हो जाते हैं छोटे हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है, रिपल्सन ज्यादा होता है। आगे मैं जब पीरियोडिक टेबल बताऊंगा तो वहां पे सब चीजों के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, अगर अब देखो जैसे इस पे इलेक्ट्रॉन आए तो इसका साइज क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अब इस पे चार्ज कैसा आ गया निगेटिव आ गया। देखो यहाँ पे जो प्लेट है वो निगेटिव प्लेट है। अब अगर जो निगेटिव प्लेट है तो ये इसको क्या करेगा यानी कि रिपेल करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अब जैसे ये रिपेल करेगा तो ये नीचे आने के क्या करेगा यानी कि धीरे धीरे गिरेगा। ऊपर वाला प्लेट भी इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन mg फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि इसको क्या करेगा नीचे की ओर खींचेगा। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा फोर्स हो जाता है कि ये जो पार्टिकल है इन दोनों के फोर्स से ज्यादा हो जाता है, जिस कारण से धीरे 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 नीचे आता है। बस इसको स्लो मोशन में नीचे लाने के लिए, अब जैसे मान लो कि कोई चीज गिर रहा है, सडनली आप कोई फोर्स नहीं लगाओगे तो यानी कि बहुत जल्दी गिर जाएगा। आप उसको फोर्स लगाओगे तो धीरे 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 गिरेगा। तो इस कारण से यहाँ पे भी क्या हो जाता है कि जो स्लो मोशन में यानी कि गिरता है, और जब ये स्लो मोशन में गिरेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगाया जाता है, माइक्रोस्कोप लगाया जाता है, जिसको आप क्या कर सकते हो आसानी से देख सकते हो। इतना एकदम केयरफुली देखना पड़ता है वो धीरे धीरे गिर रहा है या नहीं गिर रहा है, कितना जो है स्पीड में गिर रहा है, कितना टाइम में गिर रहा है, इस सारी चीजों को क्या करते हैं मेजर करते हैं। फिर यहाँ पे जो है mg फोर्स लगाते हैं, विस्कस फोर्स लगाते हैं, सारे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, जितना उनकी जो वो सारी चीजें चार्ज पावर वो सारे लगाते हैं, और इस प्रकार से यानी कि क्या कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ज निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी कि चार्ज कितना निकाल लिया -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। खैर हमें ये डेरिवेशन नहीं पढ़ना कि कैसे इसकी वैल्यू आती है, हमें बस इतना से याद रखना है कि जो मिलिकेन ने यानी कि कैसे किया था, यानी कि ऑयल का यूज करके ड्रॉप करके जो इन्होंने गिराया। ऐसा नहीं कि एक ही बार में स्टडी कर लिया, उसको 3-4 साल लगे तो उस ड्रॉप को गिर गिर के जो यानी कि सब चीजों के बारे में, तब जाके उन्होंने जो चार्ज निकाला, और चार्ज कितनी निकाली -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत है इस मेथड में? नो सर। हाँ, बस आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है किसने डिस्कवर किया था, किसने निकाला था मिलिकेन ने। ये दूध वाला नहीं कहना
कई बच्चे इसको कहते हैं मिल्कमैन, ठीक है, ये जो है अलग है, मिल्कियन है इनका नाम, ठीक है। अब भले थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता हो मिल्कमैन से, लेकिन एक्चुअली में थोड़ा सा है जाए। अब यहाँ पे लिख दोगे मिल्कियन, ऑयल ड्रॉप की जगह पे जो है मिल्क ड्रॉप नहीं लिख देना, ठीक है। क्या मैं मजाक कर रहा हूँ, आप लोग ऐसा नहीं करोगे, लेकिन याद रखने के लिए थोड़ी थोड़ी चीजें मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने जो चार्ज निकाला वो कितना निकाला, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यानी कि एक्सपेरिमेंट से। अब देखो आपको मैंने E/m का रेशियो बताया था, तो सर हियर चार्ज प्लेट आर विदाउट हाई वोल्टेज कनेक्शन, नहीं बेटा, यहाँ पे चार्ज का जो है कनेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना किसी प्लेट से होता है, लेकिन उतना ज्यादा हाई वोल्टेज का यूज नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू द उनके सेटअप एनर्जी के अनुसार से उन्होंने सेटअप किया था कि जिससे जो है इलेक्ट्रॉन आयनाइज्ड हो जाए, इतना सा उन्होंने यूज किया था। ऐसा नहीं कि इन्होंने जो है कोई भी चीज बाहर से इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड यूज नहीं किया था, इलेक्ट्रिक चार्ज यूज नहीं किया था, लेकिन उतना नहीं किया था, हाई नहीं यूज किया था इन्होंने, जो है नॉर्मल यूज किया था। इसके बारे में उतना ज्यादा जिक्र भी नहीं होता कि कितना ज्यादा हाई किया था कि लो किया था, ठीक है, क्योंकि शायद इसका जो है अकॉर्डिंग टू द यूजेस उतना नहीं रहा होगा, इसीलिए। चलिए अब यहाँ से हम लोगों ने, आपको पता होगा कि मैंने E/m का रेशियो बताया था, याद है क्या भूल गए? E/m का रेशियो 1.75 इंटू 10 टू द पावर कितना बताया था, 11 कूलम पर केजी बताया था, ओके। अब देखो चार्ज निकाल ले तो यहाँ से जो है मास की वैल्यू निकाल सकते हो, और ये मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। ये किसका निकल जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से आप करोगे। अब मास ऑफ प्रोटॉन निकालना होगा तो यहाँ पे मास ऑफ H+ का डालोगे, यानी कि हाइड्रोजन एटम का, और यहाँ पे चार्ज रखोगे तो यानी कि पॉजिटिव में, यानी कि जो है मास ऑफ जो है प्रोटॉन का भी निकल जाएगा। वही चीज है, यानी कि अगर जो इस पे रिलेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, -1 +1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, सर हियर इज द फोर्स, रिपल्सिव फोर्स mg। फिर से पूछना परवीन। सर यहाँ पर डोमिनेंट फोर्स कौन सी होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगी नीचे की ओर जो है, यानी कि तभी तो नीचे गिरेगा। अगर जो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगी तब तो बीच में ही रुक जाएंगे, जिस कारण से वो जो है ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे ज्यादा हो जाती है, जिस कारण से ये जो है क्या हो जाएगा, नीचे की ओर जो है आ जाएंगे, ओके। अब ये याद रखना कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, रिलेटिव चार्ज -1 होता है, प्रोटॉन पे +1 होता है, न्यूट्रॉन पे 0 होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बस अंतर क्या होता है, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ भी अंतर नहीं होता है, ओके। अब यहाँ पे आप चाहो तो इसके जो वैल्यू निकाल सकते हो, यानी कि जो है इसका वैल्यू कितना हो गया इलेक्ट्रॉन का मास के अनुसार से, यानी कि 0.00005 हो जाएगा, और प्रोटॉन का 1.07 हो जाएगा। मैंने आपको वहां पे लिख के भी दिया था, मैंने वहां पे 000 लिखा था कि नहीं लिखा था, 1 मिनट, 000 लिखा था कि नहीं, मैं चार्ट जो बनाया था आज की क्लास का, उसमें 000 लिखा था, लिखा था। हाँ 000 लिखा, 1800 नहीं मैंने 000 वाला लिखा था कि नहीं, अच्छा नहीं सॉरी, मैंने लिखा ही नहीं था, 000 वाला नहीं लिखा था, ओके 1837 वाला लिख दिया था। चलिए कोई बात नहीं, हम लोगों के पास यहाँ हो गया, ये जो है ये भी पढ़ लिए हैं, भी पढ़ लिए हैं, ये भी पढ़ लिए हैं, ये भी पढ़ लिए, ठीक है। यानी कि जो आपको ये भी याद रखना कि अगर ऐसा भी पूछा जाए तो आप सीधे सीधे डिवाइड करोगे 1/8037 को, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.0005। इसको कई जगह पे ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाए 5 इंटू 10 टू द पावर, यानी कि जो है -4। तो इस प्रकार से भी अगर जो दोनों में से कोई ऑप्शन दिया रहे तो आप जो है इसका यूज कर सकते हो और आसानी से निकाल सकते हो, ओके। चलिए एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर में देखो ये सारी चीजें डेफिनेशन में नहीं लिख रहा, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा जो है आप लोगों को रेस के बारे में बताना है, वेव के बारे में, बोर्स मॉडल को इंट्रोड्यूस करना है आप लोगों के लिए। छोटी सी ट्रिक भी लेके आया हूँ, क्योंकि वो आपको ट्रिक मिलेगी नहीं, तो मैं इसके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। चलिए एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर किसे कहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन को। अब आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही क्यों कहते हैं, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन, जबकि आपके सामने आप बताओ कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं, ओके। यानी कि कोई भी एटम हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। कहोगे सर कैसे कहा आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं, क्योंकि अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो एटम जो होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है।
ये तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ जो है न्यूट्रॉन हो जाएंगे। अब आपके मन में आना चाहिए कि ठीक है सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, प्रोटॉन भी सेम है, तो एटॉमिक नंबर आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन क्यों लिया? क्या आप लोग मुझे बताना चाहेंगे? सर क्योंकि जब रिएक्शन होता है सर तो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होते हैं। अच्छा बेटा, क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन रिएक्शन के दौरान पार्टिसिपेट नहीं करता है? करता है या नहीं करता है? सर करता है, बट सिर्फ न्यूक्लियर कहाँ पे रिएक्शन। करता है? अगर द नंबर ऑफ सर प्रोटॉन लॉस, हाँ सर सर नहीं करता। आइसोलेटेड। नहीं, वो तो ठीक है, आइसोलेटेड का मतलब होता है जब उस पे कोई भी चार्ज नहीं हो, अकेला अकेला हो। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन कहीं किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके डोनेट या गेन करता है, या लॉस या गेन होता है या नहीं होता है? मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है। No, sir. होता है बेटा, कहाँ होता है आपको ये सोचना है। न्यूक्लियर रिएक्शन में, याद है आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आपको मैंने चैडविक में भी बताया, तो देखो न्यूट्रॉन निकल रहा है, उसी तरह से प्रोटॉन भी निकलता है अल्फा पार्टिकल के फॉर्म में। ठीक है, तो यानी कि जब निकलता है तो फिर भी क्यों हमने जो है ऐसा माना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर? मेरी क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? Yes, sir. हाँ चलिए मैं इसको समझा देता हूँ। एक्चुअली हमारे पास जो रियल लाइफ में जिस समय ये चीजें बताई गई थी, उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन उतना ज्यादा चीजें हुई नहीं थी। तो जिस कारण से उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, जिन्होंने भी, पायल ने जवाब दिया था और प्रवीण ने, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब आप अगर इलेक्ट्रॉन लोगे, अगर आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड स्टेट, तब ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड स्टेट तब तो बिल्कुल सही है, यानी कि इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने आइसोलेटेड नहीं रखा, यानी कि प्लस माइनस पॉजिटिव इधर उधर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर नहीं होगा। इसी कारण से इन्होंने कहा कि जब ये चीजें, जो चीजें चेंज नहीं हो रही है, तो आप उसी को न मानो। अब वैसे भी आपको पता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत कम एटम करते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे एटम करते हैं, तो बहुत सारे कम करते हैं। तो यानी कि उस चीज के लिए अगर जिसमें कुछ कमियां हैं, कम में कमियां हैं, तो उस चीज को हम लेंगे। यानी कि इसी कारण से उन्होंने उसमें यानी कि क्या ले लिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन को ले लिया। आपको मास नंबर यानी कि याद रखना है, मास नंबर इक्वल टू क्या होता है? कोई फॉर्मूला बताना सर चाहेंगे? The number of and number of proton plus number of वेरी neutron. गुड। न्यूट्रॉन। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि जो क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस यानी कि क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन को हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि जो है इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। खैर, यहाँ पे आपको दो तीन चीजें छोटी छोटी मैं बातें बताता हूँ कि 1 मिनट, यहाँ पे एक पेज यहीं पे मैं कह देता हूँ कि आपके सामने ये कोई एक एटम है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा, ठीक है, यानी कि और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होगा, बाहर में घूम रहा होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ पे, वैसे अब ये पूछा नहीं जाएगा और डॉटेड हो गया है। अगर जो छोटे मोटे किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो यही बहुत बड़ी बात है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और जो मास जो कैरी करता है वो कौन करता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन करता है। इलेक्ट्रॉन का मास नहीं लेते हैं। खैर, आपकी इच्छा हो तो आप लिख सकते हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन इतना कम होता है कि 0.0005 होता है, तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, उसको नेग्लिजिबल ही मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता जिस कारण से। चलिए, ये 2 पॉइंट था। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो आप 3 तरीके का यूज कर सकते हो, आप लोगों की एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो यानी कि इस प्रकार से दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी एलिमेंट एक्स लेता हूँ, ठीक है, और नीचे में यानी कि क्या हो जाता है जेड, ऊपर में क्या हो जाता है ए। आप एक तो तरीका ये यूज कर सकते हो, एक तरीका आप कैसा यूज कर सकते हो, आपको जो भी इच्छा हो रिप्रेजेंट करने का, जेड बाय ए यूज कर सकते हो, और एक और तरीका होता है जेड ए। ये 3 तरीके हैं। यहाँ पे ए क्या है, एटॉमिक मास है, या एटॉमिक मास नंबर है, ठीक है, और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। आपको बस सिंबल याद रखना है, एटॉमिक नंबर। खैर, ये इतनी ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक जो है इस चीज को फॉलो करती है।
ठीक है, आप चाहो तो तीनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, लेकिन जो सबसे जो बेस्ट तरीका होता है यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि इस प्रकार से हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है। हरीश कुमार शायद पुराना टाइमिंग आपको याद था क्या? मेरे को लग रहा है हरीश कुमार को याद हो रहा होगा कि 9 से 10 पहले क्लासेस होती थी, शायद वही है। ऐसा ही कुछ है क्या हरीश कुमार? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने यानी कि क्या है, इस प्रकार से अगर जो आप लिखते हो तो यानी कि आपके सामने क्या हो जाएगा, ए को एटॉमिक मास कहते हैं, जेड को एटॉमिक नंबर कहते हैं। एनसीईआरटी बुक इसी तरीके को फॉलो करती है, आपकी इच्छा जौन सा तरीका हो आप उसको यूज कर सकते हो। एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा हुआ है, इन 3 तरीके में से आपकी जो भी इच्छा हो आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। चलिए मैं छोटी छोटी 3 चीजें एक ही साथ बताता हूँ, एक ट्रिक के साथ बताता हूँ। आइसोटोप, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन। मैं छोटी सी ट्रिक है, शायद आप लोगों को अच्छी लगे या ना लगे मुझे भी नहीं पता, पहली बार आप लोगों को बता रहा हूँ। महाचाल ने पहले बताता था तो अच्छे लगता था लोगों को, लेकिन थोड़ा सा दूसरे टाइप का है। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन। फिर मैं अपना जो है वापस अपने आइसोटोन्स, ताकि कि हमारे पास कम समय में जो यानी कि क्या हो जाए, ये हो जाए। ओके, आइसो का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे? वेरी गुड, सेम हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि आइसोटोप्स का मतलब यानी कि आइसो का मतलब सेम होता है, यानी कि तीनों में कुछ ना कुछ सेम होगा। इतनी सी बात तो सबको क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. यानी कि कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, पी है, तो यानी कि क्या होगा, प्रोटॉन सेम होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, प्रोटॉन सेम हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं छोटा सा एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको याद रखने में मदद हो जाए। कई बार जो है आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आइसोटोप में यानी कि क्या सेम होता है, कि आइसोटोन में प्रोटॉन सेम होता है, किस में एटॉमिक नंबर सेम होता है, किस में मास होता है। मैं उसी चीज को छोटा सा एक ट्रिक के थ्रू मैंने अपने से बनाया हुआ है, उतना एफिशिएंट तो नहीं है लेकिन फिर भी आपके काम आ जाएगा। यानी कि जिसके अंदर प्रोटॉन सेम हो, और आपको पता है प्रोटॉन को ही हम लोग क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। वेरी गुड, यानी कि हम लोग इसको क्या लिखते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर। तो हम लोग क्या कहेंगे, जिसके अंदर एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और जिसका मास क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, इस टाइप के स्पीशीज को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि आइसोटोप्स कहते हैं। अब देखिए आइसोटोन्स, यानी कि यहाँ पे क्या है, एन है, यानी कि क्या होना चाहिए, सेम न्यूट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइसोटोन्स में यानी कि क्या हो जाएगा, जिसके पास क्या हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। एटॉमिक नंबर और मास नंबर में भी डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का भी एग्जांपल भी बताऊंगा। नहीं कि मैं बस आपको पहले एक छोटा सा जो है मैं झलक दिखाना चाह रहा हूँ कि आप कैसे इसको याद रखोगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के सामने कई बार कंफ्यूजन होता होगा, अब पता नहीं आप लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि नहीं होता, मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि आप लोगों को मैंने कभी ऐसे पढ़ाया नहीं है। लेकिन जब मैं क्लास में पढ़ाता था तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता था। कई बार बताओ 4 दिन बाद पूछो क्या होता है, सेम क्या होता है, तो भूल जाते हैं। खैर, यहाँ पे देखो आइसोबार, यहाँ पे बी से वजन, वजन का मतलब होता है वेट। आप लोग जो यानी कि क्या कह दोगे, बी से वजन, वो हिंदी में वजन कहते हैं और इंग्लिश में उसको क्या कह देते हैं, वेट कहते हैं। यानी कि जिसका मास सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, इस टाइप के स्पीशीज को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ तो शायद थोड़ी सी आपको क्लियरिटी ज्यादा है। यानी कि जिसके अंदर क्या हो, यानी कि मास सेम, सॉरी एटॉमिक नंबर सेम हो, यानी कि H1 1, H2 2, H1 3, ऑक्सीजन 16 ले लो, 8 16, ऑक्सीजन 8 18, क्लोरीन 35 37 ले लो, कार्बन 6 12 ले लो, कार्बन 6 14 ले लो, आपकी जो भी इच्छा हो। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सबके अंदर एटॉमिक नंबर सेम है, इस तीनों के अंदर यानी कि एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। इसको याद भी रखना, प्रोटेरियम कहते हैं इसको, जिसके अंदर 2 मास होता है उसको ड्यूटेरियम कहते हैं, जिसके अंदर 3 मास होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिटेरियम कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपको ये याद रखना है कि यानी कि आइसो का मतलब सेम होता है जिसमें प्रोटॉन सेम हो, प्रोटॉन को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। आइसोबार यानी कि V से वजन होता है, वजन को हम लोग इंग्लिश में वेट कहते हैं। हम लोग देहात वाले हैं तो यानी किस प्रकार से आप याद रख सकते हो, वजन मतलब भार हो जाता है,
VAR मतलब जो होता है भार हम लोग कहते थे, तो भार को ही हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में वेट कहते हैं, ठीक है। तो जिस कारण से यानी कि जिसके अंदर क्या हो जाएगा वेट सेम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल आप लोग मुझे बताना चाहोगे, आर्गन 1840 और कैल्शियम 2040 और जिसके अंदर न्यूट्रॉन सेम हो, जैसे मैं यहाँ पे लूं 1 3 एंड हीलियम 2 4। अब देखो आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस के अंदर यानी कि क्या हो जाता है, सॉरी वापस में कहा जाऊँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आइसोटोप के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, मास नंबर में भी डिफरेंट हो सकता है। देखो यहाँ पे 1 2 3। अच्छा चलो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, कार्बन 14 का यूज कहाँ पे यूज होता है, तो बताना चाहेंगे? कार्बन 14 का यूज करते हैं कार्बन डेटिंग के रूप में। कार्बन डेटिंग का मतलब होता है किसी भी फॉसिल फ्यूल्स की जो है एज को डिटरमाइन करने के लिए। क्या आप लोगों को पता है या नहीं पता है? Yes, sir. ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए यहां से आप लोगों को ये सारी चीजें जो है पता लग गई। अब यानी कि आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जो है यानी कि एटॉमिक नंबर सेम हो। आइसो बार बार मतलब यहाँ हम लोग वजन से यूज करते थे, वजन का मतलब होता है वेट, जिसके अंदर वेट सेम हो। आइसोटोन का मतलब होता है यानी कि क्या होगा, जिसके अंदर सेम न्यूट्रॉन्स होंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोन्स कहेंगे। मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत आप लोगों को याद रखने में जो है जरूर मदद मिलेगी अगर जो इस तरीके का यूज करते हैं तो, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं अपने यहाँ पे। देखो क्या कहता है, आइसोटोप्स आर द, मैं दो चीजें और बताऊंगा, अब आज तो समय नहीं है, कल की क्लास में मैं यहाँ पे, चलो पहले मैं एक चीज बता देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि कि आइसोडाइफर्स और आइसोस्टेयर्स है। अब देखो आइसोडाइफर्स का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में इसको बताएंगे अच्छे से, क्योंकि समय भी नहीं है, क्योंकि आप लोग भी थक गए होंगे कई बार जो है, यानी कि इतना ज्यादा लंबा क्लास आप लोग कभी करते हैं कि नहीं करते पता नहीं, ठीक है। तो हम लोग वापस इस पे चलते हैं, तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। Isotopes are the atoms of the same element having identical atomic number but different mass number। यानी कि आइसोटोप किसे कहेंगे, जिसके पास क्या हो, यानी कि सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट मास नंबर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है आइसोटोप्स कहेंगे। आपको ये याद रखना बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं अगली क्लास में जब आऊंगा तो कम से कम 10-15 क्वेश्चन आपको दूंगा। आप कहो तो यानी कि आप इस बात को याद रखना, आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम हो। इस टाइप की स्पीशीज को मैं पिछली बार भी पूछा है, पिछली बार भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछा है, तो इस बात को याद रखना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कहूँ कि Mg+2 और सोडियम, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो दोनों के अंदर जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है। इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है। इस टाइप की स्पीशीज को आप लोग क्या कहोगे, यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहोगे। हाँ, किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हो, मैं भी आज यहीं पे रखता हूँ, और अगर किन्हीं के मन में कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ